हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी एग्ज़ाम डेट के बारे में। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। देखो, जिस तरह से आपकी एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, आरआरबी जेईई की वैकेंसी अच्छी संख्या में आई है, तो डेफिनेटली आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ने वाली है और उसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज़न अभी स्टूडेंट के मन में है वो है एएलपी के जोन को लेकर, कि अभी एएलपी में ज़ोन चेंज करने का मौका मिल रहा है तो कौन से ज़ोन को चूज़ करें। देखो, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताऊंगा और वो देखने के बाद आपके मन से डाउट निकल जाएगा कि हमें कौन सा ज़ोन चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आंख बंद करके आप ये 4-5 ज़ोन जो मैं बताऊंगा उसमें से किसी भी ज़ोन में अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ में उसका लॉजिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी जेईई की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, तो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है, स्पेशली ये आरआरबी जेईई के लिए है। और जो आपकी यहाँ पर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस और सीएमए वाली जो पोस्ट आई है उसके लिए भी ये बुक बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। तो जो भी आपका आरआरबी जेईई का फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, यानी कि सीबीटी 1 होता है, उस एग्ज़ाम की तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। यहाँ पर 2019 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। 22 मई 2019 से 28 जून 2019 तक जितने पेपर हुए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 34 सेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इस बुक से आप आरआरबी जेईई की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। और जेईई में जो आपका जीके और साइंस वाला पोर्शन आता है उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हैं। 2024 का एडिशन है। इसमें आपका जीके और जो साइंस है वो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। 3790 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थीसिस वाले भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इन तीनों बुक का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएलपी की एग्ज़ाम डेट को लेकर। कल की डेट में ये वाला नोटिस आप सभी लोग देख चुके हैं कि रेलवे ने यहाँ पर जो है 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक का एक ये पूरा टाइम पीरियड दिया है, जिसमें आप लोग अपनी आरआरबी यानी कि जोन को चेंज कर सकते हैं। अब इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम एएलपी सीबीटी 1 का जुलाई में संभावित था वो जुलाई में ना होकर अगस्त में संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन अब अगस्त में भी आपका एग्ज़ाम होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप लोग खुद आइडिया लगा लो कि सबसे पहले तो 7 तारीख तक ही आपको मौका मिलेगा अपना आरआरबी चेंज करने का। 7 तारीख को ये वाला लिंक क्लोज होगा। उसके बाद ये फॉर्म की स्क्रूटनी वगैरह होगी, या जो भी आगे का प्रोसेस होता है फॉर्म सबमिशन के बाद का, वो सारा काम होगा। और आपको पता है कि 18 लाख प्लस या फिर 19 लाख के समथिंग एएलपी में फॉर्म आए हैं। मानते हैं कि इसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे, 20, 30, 50 हज़ार फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, या मैक्सिमम आप लोग मान लो 1 लाख फॉर्म भी अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तब भी 18 लाख फॉर्म्स यहाँ पर उनकी स्क्रूटनी होगी एक तरह से, क्योंकि उनको आरआरबी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारा काम बहुत ही कम टाइम में तो होना बिल्कुल संभव नहीं है, तो इसमें भी आपका टाइम जाने वाला है। उसके बाद फिर आपका ईसीए को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि चलो ईसीए भी हमारा फाइनल हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो है सिटी इंटीमेशन वगैरह, एडमिट कार्ड आना, तो आने वाले आप लोग मान लीजिए 10 तारीख तक का तो समय ही है। उसके बाद केवल 20 दिन बचते हैं। अब इस 20 दिन में ये सारे काम हो जाना, एडमिट कार्ड भी जारी हो जाना। एडमिट कार्ड आपको पता है, आई थिंक 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड का सिटी इंटीमेशन आता है। वो सारे काम मुझे नहीं लगता कि इन 20 दिनों में होने संभव है। तो अगस्त में जो पॉसिबिलिटी अभी एग्जाम की लग रही थी वो बहुत ही कम हो चुकी है, और अब आपका एग्जाम निश्चित तौर पर सितंबर तक ये जाने वाला है। ठीक है, ये बात होगी आपकी एग्जाम डेट्स की। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो डाउट है कि कौन सा जोन चूज करें, देखो बस ये छोटा सा पॉइंट समझ लेना। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जिसने वो डिटेल वीडियो देखा होगा उसको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी 21 आरआरबी लिखी हुई हैं, जितने भी आपके 21 जोन हैं उसमें जो वैकेंसीज हैं अभी बढ़ने के बाद वो यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद जो फॉर्म पहले भरे गए थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। अब एक बात का आप आइडिया लगा लो, जब आपको आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आरआरबी चेंज नहीं करेगा। मेरा मानना है कि 70 to 80% स्टूडेंट अपनी आरआरबी को चेंज करेंगे, यानी कि जोन को चेंज करेंगे। और ये जो पूरा आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा इसी आधार पर है कि जो ऊपर के 5 जोन हैं, इन 5 जोन में डेफिनेटली फॉर्म बढ़ेंगे, क्योंकि इनमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप देखो यहाँ पर बिलासपुर में 4435 हैं, सिकंदराबाद में 2500, मुंबई में 1745, बेंगलोर में 1500 और कोलकाता में 1123। बाकी इसके नीचे जितने भी जोन में इनमें वैकेंसीज 1000 से कम है। तो मेरा मानना है कि ऊपर के जो 5 जोन हैं इनमें फॉर्म बढ़ेंगे और नीचे वाले जो जोन है इसमें फॉर्म घटेंगे।
ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर फॉर्म बढ़ेंगे तो यही स्टूडेंट ऊपर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ लो कि इस तरह से ये थोड़ा एडजस्टमेंट मैंने किया है। हालांकि इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। जैसे बिलासपुर में पहले 4 लाख फॉर्म थे, वो एग्जैक्ट डाटा है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे आरआरबी का और आरटीआई रिप्लाईज के माध्यम से भी। तो मैं मानता हूँ कि 4 लाख से कम 1 लाख फॉर्म तो यहाँ पर जरूर बढ़ेंगे। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखो सीधा यहाँ पर 4,000 प्लस वैकेंसी हो गई है। तो अगर 1 लाख फॉर्म यहाँ पर बढ़ते हैं तो 5 लाख फॉर्म यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा डाटा मैंने अरेंज किया है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके अरेंज किया। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि ये डाटा अरेंज करने के बाद जो पर सीट कॉम्पिटिशन आप देख रहे हो, बिलासपुर में 7 का है, सिकंदराबाद में 7, मुंबई 7, बेंगलुरु में 7 है, कोलकाता में 5 है, इलाहाबाद में 6 है। तो ये पर सीट कॉम्पिटिशन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी का लगभग सिमिलर दिखाई दे रहा है। नीचे के 2 जोन को आप छोड़ दो, मुजफ्फरपुर और पटना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पे 17 और 35 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। बाकी आप देखोगे 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, यही रेशो आपका चल रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता लगा कि आप आंख बंद करके किसी भी जोन में अगर अप्लाई करते हैं तो पर सीट कॉम्पिटिशन वहां पर लगभग सिमिलर ही है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या पर सीट कॉम्पिटिशन से ही कट ऑफ बनता है? तो बिल्कुल नहीं बनता। कट ऑफ के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अटेंडेंस भी मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स मैटर करता है, उस जोन में कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं ये भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट सिर्फ पर सीट कॉम्पिटिशन देख कर ही अप्लाई करने की सोचेंगे तो आप आंख बंद करके किसी भी जोन में जा सकते हो। अब आंख बंद करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग आंख बंद करके किसी भी टिक लगा दो। आंख बंद करने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि अगर आपको अपने होम टाउन के आसपास जॉब चाहिए तो जो भी आसपास जोन है उसमें अप्लाई कर दो, या अगर आपका कोई फेवरेट जोन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसके पीछे कोई अदर आपका पर्सनल रीजन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि पर सीट कॉम्पिटिशन सभी में लगभग इक्वली है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पर जो कट ऑफ है ना, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ऊपर के 5 जोन में, तो नीचे के जो जोन रहेंगे इनमें कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कंपटीशन सब में लगभग इक्वली है। देखो हर जोन में ना कुछ कैंडिडेट्स बहुत ही हाई क्वालिटी वाले होते हैं। अभी हाई क्वालिटी क्या होती है? ये होती है कि जो बंदा 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, लास्ट एग्जाम्स में वो पॉइंट्स में रह गया था सिलेक्शन से, वो एक हाई क्वालिटी वाला कैंडिडेट होता है, क्योंकि वो अपने आप को निखार लेता है। और ऐसे आपको सभी जोन में मिलेंगे। इसलिए कट ऑफ में थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में 5 नंबर 6 नंबर कट ऑफ लो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-2 नंबर का मार्जिन रहेगा बीच में। तो ये आपका डाउट आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन काम का बहुत है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। तो ये मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले जो है ये आरआरबी जेई की वैकेंसी को लेकर एक इंटरनल न्यूज़ सामने आई थी कि आरआरबी जेई की 7,911 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कल आरआरबी जेई का शॉर्ट नोटिस जारी हो गया और इसमें आपकी 7,934 पदों पर प्लस 17 ऊपर हैं ये। ठीक है, 7,000 लगभग 951 पदों पर ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। यानी कि वो इंटरनल न्यूज़ बिल्कुल सही हुई। अब इसी की तर्ज पर अगर आप लोग देखें तो एक इंटरनल सर्कुलर टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर भी आया था, जिसमें आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है या फिर जो वर्कशॉप है उनकी वैकेंसीज का डाटा सामने आया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4,078 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर ये वर्कशॉप की थी, और उसके अलावा 1,348 वैकेंसी प्रोडक्शन यूनिट की थी। ठीक है, लगभग आप मान लीजिए 5,000 प्लस ये वैकेंसीज इन्होंने कहा था कि भाई ये वैकेंसी टेक्नीशियन की पोर्टल पे लगाई गई हैं। पोर्टल पे मतलब कि डाली गई है, आईआरएमएस का जो पोर्टल होता है, और उसको वेरीफाई करें सभी जोन, और आवश्यकता है तो उसको ऐड करें। तो आप लोग एक चीज़ कंफर्म मान लीजिए, जब आपका आरआरबी जेई की इंटरनल नोटिस के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आ सकती हैं, तो ये वैकेंसी भी डेफिनेटली 5,000 तो आपकी बढ़नी तय है। 9,144 आपकी पहले हैं, और लगभग 5,000 वैकेंसी आपकी 100% इसमें ऐड होंगी। और अगर किस्मत थोड़ी अच्छी रही तो ये 5,000 से ज़्यादा भी वैकेंसीज हो सकते हैं। लेकिन इतना आप कंफर्म मान के चलो कि ये 5,000 वैकेंसी तो आपको टेक्नीशियन में ऐड होती हुई दिखाई जरूर देंगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा अपडेट। मैंने सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बताई हैं, और आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।